छात्र बंधुओं, आप कैसे हैं आज? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो उम्मीद है बदलते हुए मौसम में आप लोग भी उस परिस्थिति के अनुसार जैसे अपने आप को महसूस करते होंगे, भरसक या यथासंभव अधिकांश समय अपने पठन पाठन पर देते होंगे। तो चलिए आज हम समास के भेद और समास के अंतर्गत जितने भी मुख्य पॉइंट आते हैं उनको जानते आ रहे हैं और जो रेस्ट बचा है उसको भी जानते रहेंगे, जानेंगे अभी। तो एक ऊपर में एक कथन है, अन्य दिन के भांति मेरे पास नकारात्मक बातें सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। जिंदगी में आशावादी रहकर ही तरक्की की जा सकती है। ये वांग क्यानजिंग चीन के नोवेलिस्ट हैं, उनके अनुसार उनका स्टेटमेंट है। वाकई यही बात होती है हमारे डेली लाइफ में, जीवन में। मेरे पास मतलब किसी के भी पास नकारात्मक बातें सोचने के लिए वक्त नहीं रहना चाहिए या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आशा से ही आशा की लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, निराशा ना होकर। चलिए हम अपने विषय वस्तु पर आज चलते हैं। तो हमने इससे पहले के घंटी में, पहले के वीडियो में बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक विभक्ति के अनुसार उनका जो हमने भेद किया उनको देखा, और फिर तत्पुरुष का जो अन्य प्रकार है, कर्मधारय, द्विगु, न्याय, इनको देखेंगे। तो उनमें एक पहला है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय। अब इनका परिभाषा हम लोग कर लें। परिभाषा क्या है इसका, इसको देखें। चलिए सिंपल, जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद में किसी एक का दूसरे के साथ विशेष विशेषण भाव अथवा उपमान उपमेय का संबंध प्रकट हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अथवा इसको सिंपल में, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो, कर्म, दूसरा पद विशेष्य हो, वो कर्मधारय कहलाएगा। ठीक, तो समझ लीजिए परिभाषा को। समस्त पद या समासिक पद हम लोग शुरू से जान रहे हैं, वर्षों से जान रहे हैं। तो उनका जो पहला पद होगा और उत्तर पद जो होगा, उनमें वे उन दोनों में किसी एक का दूसरे से, किसी एक का, या तो पूर्व का पहला से, पूर्व का उत्तर से, या उत्तर का पूर्व से। ध्यान देने की बात है, या तो समस्त पद में पहला का उत्तर पद से, या पूर्व पद का उत्तर पद से, या उत्तर पद का पूर्व पद से। नहीं, विशेष विशेषण का भाव, विशेष विशेषण भाव क्या होगा, उस समस्त पद में निहित होगा, या उपमान उपमेय का संबंध प्रकट होगा उन दोनों पदों के बीच। किन दो पदों के बीच? उनमें जो दो पद हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। क्लियर? समझ गए? उम्मीद है समझे होंगे अच्छे से। विशेष विशेषण को वैसे मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया, और जानी मानी चीजें हैं, भारी भड़कम कोई नहीं है। हाँ, विशेषण जान रहे भली बाती सब। इस उदाहरण में भी हम देखेंगे विशेष विशेषण को, उपमा उपमेय को। तो आप समझिए। और वही एक दूसरी परिभाषा है, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण अथवा दूसरा विशेष्य हो, वो भी क्या कहलाता है, कर्मधारय। ठीक, तो विशेषण, विशेषण क्या, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताई जाती है, वह शब्द उस समस्त पद में क्या होगा, वह पद क्या होगा, विशेषण होगा।
और जिसकी विशेषता, जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाएगी उस समस्त पद में किसी अन्य शब्द के माध्यम से, तो वही उसमें क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे हम उस रोज बताए थे, नहीं, जैसे सुंदर कमल, नहीं, तो सुंदर वहां पर विशेषण होगा और कमल क्या होगा, विशेष होगा। नहीं, यही बात है। अच्छा लड़का, अच्छा विशेषण और लड़का विशेष। क्लियर? चलिए, अब है इन वाक्य में, इन परिभाषा के अंतर्गत उपमा उपमेय की भी चर्चा है, तो उनको भी हम जान लें। उपमा एक वस्तु की समता, तुलना या बराबरी कहिए या सादृश्यता कहिए, एक वस्तु की क्षमता दूसरी से यदि हो या की जाए तो उन्हीं को क्या कहते हैं, वही उपमा कहलाती है। नहीं, एक वस्तु की समता दूसरी से किया जाए तो उपमा है। अब चलिए, उपमान, उपमा किसी को दी जाती है किसी वस्तु से। तीन चीज आते हैं, नहीं, उपमा, उपमान और उपमेय। उपमा, उपमान और उपमेय। उपमा किसी को, उपमा मतलब समानता या उनको, उनका तुलना या उनकी बराबरी या उनका सादृश्य होना किया जाता है किसी दूसरे वस्तु से, और किसी से किया जाता है। तीन चीज आया ना, उसी चीज को हम इसमें दिखा रहे हैं। समझ गए उपमा को? उपमान, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की उपमा दी जाए, नहीं, उसे उपमान कहते हैं। जिससे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की उपमा दी जाती है। तो चलिए एक उदाहरण से सिंपल से समझ लेते हैं। चंद्रमुख, नहीं, हमने बताया कि तीन चीज, उपमा, उपमा किसी वस्तु की दी जाती है, और उपमान किसी से दी जाती है, और उपमेय जिसके लिए दी जाती है या जिसको दी जाती है। ठीक है? तो यहां देखिए, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नहीं, चंद्रमुख, चंद्रमुख में कहा क्या जा रहा है, चंद्रमुख में यहां पर किसकी किससे, इस बात पर ध्यान देना है, किसकी किससे तुलना की जाती है या सादृश्यता दिखाई जाती है या बराबरी दिखाई जाती है, नहीं, या समता दिखाई जाती है। किससे, किसकी भाई, चंद्र से, तो ये हो गया जिससे, चंद्र से तो मतलब जिससे, मुख की, जिसकी, नहीं, जिसकी, यहां पर ये और ये दो चीज है, तो यहां ये जो होगा, ये जिससे ना, चंद्र से ना, तो यही होगा उपमान, उपमान। चंद्रमा के समान मुख को कहा गया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर चंद्र जो सुंदर है, सौंदर्य का प्रतीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमान हो जाएगा। ठीक? अब देखिए, और यही क्या है, जिसकी दी गई है ना, वही उपमा है, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जिसकी उपमा किसी से दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक? तो जिसकी, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लोह पुरुष, वहां पर भी है, वहां पर ये मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और ये उपमान तो है ही। यहां भी देखिए, दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। लोह पुरुष, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अब देखिए यहां पर किसकी, किसकी किस से, किसकी किसकी किस से,
इसमें उल्टा देंगे, किसकी, किस से। तो यहां ये और ये जो यहां है, यही हुआ यहां पर उपमेय। क्या हुआ यहां पर, उपमेय, उपमेय। समझ गए, क्लियर, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपमा, 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 उपमान, उपमेय समझ गए होंगे। अब इनको तीनों वाक्य पर फिट कर लेते हैं, इस उदाहरण पर फिट कर लेते हैं। चंद्र की उपमा, मुख की उपमा किससे दी गई, चंद्र से दी गई, ऐसा हम कहेंगे। मुख की उपमा किससे दी गई, चंद्र से नहीं। या पुरुष का उपमा किससे दिया गया, लोहे से। समझ गए, क्लियर। किसी प्रकार की डॉट, यदि डॉट हो तो भाई कमेंट जरूर करना। अब चलिए, ये सारे चीज कर्मधारय के अंतर्गत मुख्य बिंदुएं जो हैं, जिनको समझना जरूरी है, इनको हमने समझा दिया। ठीक, अब चलिए हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को और इनसे संबंधित कुछ शब्दों को देखेंगे। कर्मधारय समास में एक पॉइंट है, इसको जरूर नोट कीजिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का समास होने पर, विग्रह करने पर, समास होने पर, उनका विग्रह करने पर जो अथवा है जो शब्द पदों के बीच में रहता है। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण का समास होने पर, नहीं होने पर, विग्रह होने पर, जब होने पर, उनका विग्रह करने पर, किनका, समस्त पद का, उनका विग्रह करने पर जो शब्द अथवा या है जो शब्द पदों के बीच में रहता है। देख लीजिए, हम उदाहरण में दिखाएंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का समास होने पर, उनका विग्रह करने पर, समस्त पद का विग्रह करने पर, जो अथवा है जो शब्द पदों के बीच में रहता है। अच्छा चलिए, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जब हम क्या कहते हैं समास का भेद करने लगे थे, तो उसमें हम कोष्टक में सभी समास के मुख्य जो परिभाषिक शब्द हैं उनको उसमें लिखा दिए थे। तो उनमें से कर्मधारय समास भी था, उनमें भी हमने लिखाया होगा। देख लीजिएगा, विशेषण पहला पद या विशेष दूसरा पद, इनके 3-4 कंडीशन होते हैं, उसके अनुसार उदाहरण भी होते हैं। इन कर्मधारय समास के प्रकार के अनुसार, गुण के अनुसार, सारे के अनुसार हम उनका उदाहरण इसमें लगभग हैं दिए हैं। तो इनके पहले पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, हमने परिभाषा में भी जाना। तो इस तरह की स्थिति जब हो, किस तरह की, जब विशेषण और विशेष की स्थिति हो, मतलब समस्त पद में जब एक पद विशेषण और दूसरा विशेष, तो उनका उस समस्त शब्द का जब विग्रह करते हैं तो उनके बीच में दो पद जो होते हैं, दोनों पद के बीच में जो शब्द या है जो शब्द बीच में रहता है, ये एक तरह से यूं कहिए कि पहचानने का भी एक क्या है, नियम है, या विशेषण विशेष समास का एक विशेष नियम। अब चलिए कर्मधारय का हम अब एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण लेने से पहले एक यहाँ पर मैंने नोट ये भी लिखा है, ठीक, इसको भी एक साथ नोट कर लीजिए नीचे में स्टार देकर। इस समास के विग्रह में के समान के रूपी जैसा जो है शब्द देखने को मिलता है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम ये समस्त पद समासिक विग्रह जिसको कहते हैं, या विग्रह कहिए, कर्मधारय समास के उदाहरण के जरिए समझते हैं।
ठीक। अब देखिए लाल टोपी, लाल टोपी, इस शब्द पर गौर कीजिए और इस शब्द पर। ये समस्त पद हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे समस्त पद के क्या हैं? विग्रह हैं। तो लाल गुण को दर्शा रहा है, पीला गुण को दर्शा रहा है, महानता गुण को दर्शा रहा है, नील ये भी गुण को दर्शा रहा है, नव नया ये भी गुण को दर्शा रहा है, नील ये भी गुण को दर्शा रहा है। एवं प्रकारेण क्या है? गुण को दर्शा रहा है। नहीं तो गुण को दर्शाना, किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण को दर्शाना, वही तो क्या है? विशेषण शब्द है। तो यहां पर लाल टोपी, लाल टोपी, दो पद, उत्तर पद और पूर्व पद। तो इनमें है क्या? लाल विशेषण है, टोपी संज्ञा है। तो वही कंडीशन है जो अभी हमने स्टार में लिखा है। नहीं तो इस प्रकार से हम विग्रह करेंगे इसका। लाल है जो टोपी, आया है बीच में है जो शब्द, लाल विशेषण है, टोपी संज्ञा है। इस प्रकार से विशेषण और विशेष के आधार पर हमने यहाँ उदाहरण लिया है ऊपर से। तो लाल है जो टोपी अर्थात लाल टोपी, एक शब्द में कह लें। देखिए समास का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं। नहीं इसीलिए तो वैसे हम जो भी पढ़ते हैं किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनका कहीं ना कहीं तो उपयोग है ही। तो इनका भी हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। हम जहाँ ज्यादा बोलते बोलते बतंगड़ हो जाए, वहां पर कुछ बोलकर काम चला ले, कुछ बोलकर नहीं, सटीक और कम शब्दों में, बहुत सारे शब्द ना कहकर कम शब्द में कह लेना ही एक क्या है? अच्छा वक्तव्य का या अच्छा वक्ता का गुण है। नहीं चूंकि कहा गया है मृदुभाषी मितभाषी सदा अच्छे वक्ता होते, नहीं सदा या अक्षर। लाल टोपी समझ लिया, लाल है जो टोपी, यहाँ पर लाल विशेषण है, टोपी संज्ञा। इसी प्रकार से पीतांबर, पीतांबर पीला जो अंबर, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं पीला है जो अंबर, या इसको केवल पित अंबर भी कह सकते हैं, बीच में कोई चिन्ह ना हो, ऐसे बना सकते हैं। समझ लिए? पित अंबर, पित अंबर इसको कह सकते हैं, केवल पित अंबर। पित को अलग कर देंगे, प्रथम उत्तर पद को प्रथम पद को या पूर्व पद को, और अंबर को अलग लिख लेंगे, बीच में किसी प्रकार की चिन्ह वगैरह नहीं देंगे, किसी प्रकार की विभक्ति या ये सब शब्द जो हैं वो सब नहीं लगाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। या इसका पीला है जो अंबर, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से क्या बन गया ये पीला जो अंबर, पीतांबर। एक बात ध्यान रहे, हम समास को पहचानेंगे इस तरह जिससे कि पहचान करते समय हमें ये ध्यान रहे कि विग्रह, समस्त पद का विग्रह किस तरह से किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि विग्रह पर, समस्त पद के विग्रह पर समास का निर्णय करना निर्भर करता है। समस्त पद के विग्रह पर, इसको भी आप नोट कर ही लीजिए, समस्त पद के विग्रह पर समस्त पद के विग्रह पर कुछ शब्दों का समास निर्णय कर पाना निर्भर होता है। लिखिए, समस्त पद के विग्रह पर, समस्त पद के विग्रह पर कुछ शब्दों का या कुछ समस्त शब्दों का समास का ज्ञान होना या समास को जानना निर्भर करता है। समस्त, कुछ समस्त पद के, लिखिए उसको,
भाषा में लिखिए, कुछ समस्त शब्द का विग्रह, कुछ समस्त पद का विग्रह करने पर ही उनका समास निर्भर करता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम जिस प्रकार से उनका विग्रह करेंगे, जिस समास के अनुसार विग्रह करेंगे, वह समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष शब्द जो हैं उनकी बात हम करते हैं। जैसे पीताम्बर, नहीं क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर पीताम्बर, यहाँ एक उदाहरण जो आया है पीताम्बर, पीला जो अंबर, यहाँ तो साधारण सी हम कर्मधारय के अनुसार विशेषण विग्रह किए। इसी को यदि हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास, कंफ्यूजन ये दूर करने के लिए हमने ऐसा यहाँ पर कहना उचित समझा। तो इसी का विग्रह यदि हमें ऐसा मिलता है कि पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, ऐसा यदि विग्रह हो कहीं तो हमें वहां बहुव्रीहि समास मानना होगा, या उसे बहुव्रीहि समास का समस्त पद या विग्रह कहेंगे। तो विग्रह पर डिपेंड करता है उनका समास का निर्णय करना। समझ गए? महात्मा, अब एक और शब्द है, हाँ यहाँ देखिए, महान आत्मा, महान है आत्मा जिसका, उसके अनुसार बहुव्रीहि के अनुसार अर्थात संत नहीं। तो वहां पर बहुव्रीहि में कर्मधारय और बहुव्रीहि में दो चीज आते हैं। जहां पर कर्मधारय में केवल उन्हीं शब्द को दो भागों में विभक्ति के साथ विग्रह कर डालते हैं, और प्रायः इनका जो अंतिम पद है वो अंत में ही होता है। तो ऐसे विग्रह को हम कर्मधारय के अंतर्गत समझेंगे। और जब इसी शब्द को बहुव्रीहि में, इसी शब्द को बहुव्रीहि में विग्रह करेंगे तो जिसका शब्द लगभग, जिसका लास्ट में शब्द आता है नहीं, तो इन चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो हम महात्मा का उदाहरण दे रहे थे, तो महान है जो आत्मा, यहाँ पर इस प्रकार से यदि विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसी का यदि हम विग्रह ऐसे करते हैं, महान है महान आत्मा है जिसका, महान आत्मा है जिसका, तो अर्थात संत, इस कंडीशन में वहां क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। एक चीज और, परीक्षा के दृष्टिकोण से, निर्णय करने के दृष्टिकोण से, यदि प्रश्न ऐसा रहे कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि में कोई एक होगा, कर्मधारय और बहुव्रीहि में कोई एक होगा, ठीक। या इसी को यदि ऐसे करके दे, विग्रह करके दे और कहें कि इनमें कौन समास है, तब हम विग्रह पर गौर करेंगे, बढ़िया से उसको देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर टिक करेंगे। यदि ऐसा विग्रह हो कि पीला जो अंबर या पीला है जो अंबर, इनमें कौन सा समास है, तब उसमें हम कर्मधारय समास देंगे। समझ गए? यदि इसी का विग्रह पीला है अंबर जिसका दें, तो वहां पर ऑप्शन में यदि दोनों भी रहे तो हम बहुव्रीहि में टिक करेंगे। क्लियर? अब चलिए, नील गए, हाँ, तो ये जो विग्रह करने का जो तरीका है, ये किसी किसी विशेष शब्द में ही होता है, हेर फेर नहीं। नील गए, नीली है जो गए, यहाँ तो स्वतः विशेषण नीला को दर्शा रहा है, रंग को दर्शा रहा है, तो ये विशेषण है नील गए। इसमें पूर्व पद नीला है और उत्तर पद गए है, तो नील गए, नीली है जो गए, कर लिए विग्रह, बिल्कुल सिंपल सा। नव युवक, नया या नव। देखिए एक चीज और है, बताने के दरमियान जितने मुख्य बातें आती है उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। हाँ, तो हम बता रहे थे
कि विग्रह करने का एक और विशेष, विग्रह करते समय ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब हम विग्रह करें समस्त पद का, तो अधिक से अधिक कोशिश रहना चाहिए कि समस्त पद में जो शब्द निहित है उन्हीं पदों में हम उसका विग्रह भी करें, तो ये अच्छा है, होता है। जैसे यहाँ पर भी है नव युवक, तो नया ना लिखकर हम क्या लिखे, नव, जबकि हम नव का अर्थ जानते हैं, यहाँ पर क्या है, नया है, फिर भी हम एक बढ़िया विग्रह करने के लिए हम यहाँ पर नव लिखा, तो नव है जो युवक। समझ गए कि समस्त पद में जो शब्द निहित हैं, पद हैं, उन्हीं को हम कोशिश रखें कि क्या करें, विग्रह करते समय विग्रह में डालें। समझ गए, विभक्ति के साथ। तो नव नया अर्थात है जो युवक, नव युवक। नीलपीत, अब देखिए ये जो उदाहरण है हम इसलिए लाए कि आगे हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास, आगे हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होता है जो उनका नियम होता है, जो उनका गुण होता है, जो उनकी पहचान होती है, उनके अनुसार उनमें भी योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक, तो योजक चिन्ह द्वंद्व समास का एक खास पहचान भी है, और यूं कहिए तो कुछ पहचान कहीं कहीं ये अपना मिस भी कर जाते हैं उसकी वजह से। तो 90% यदि योजक चिन्ह बीच में हो तो उस कंडीशन में हम द्वंद्व समास कहते हैं। 10% इधर उधर होता है, जैसे कि यहाँ पर नीलपित, जैसे कि यहाँ पर नीलपित। तो इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो दोनों पद है, समस्त पद में तो कोई योजक चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन विग्रह में इधर का जो द्वंद्व समास को छोड़कर जो समास है उनके अंतर्गत जो समस्त पद हैं उनमें तो समस्त पद क्या कहते हैं, योजक चिन्ह नहीं होगा किंतु द्वंद्व में रहता है। तो हम बताना ये चाहते थे कि इनमें द्वंद्व समास में हम उन दोनों पद को ये गौर कर देखेंगे कि दोनों की प्रधानता जितनी पहली की उतनी दूसरी की है कि नहीं, दोनों की प्रधानता बराबर का होना चाहिए, दोनों का हक बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में या दोनों वहां पर ऐसी प्रधान पद हो कि एक के बिना दो वहां पर जो है अधूरा लगता, तो उस कंडीशन में वहां द्वंद्व समास होगा। किंतु इस कंडीशन में जैसे कि यहाँ पर गुण वगैरह की कंडीशन में, जैसे नीला पीला, नीला पीला, नीलपित नहीं नीलपित, तो यहाँ ये भी विशेषण गुण है, ये भी क्या है, विशेषण गुण है, दोनों अलग अलग है। तो नीलपित में इसका जब विग्रह करने लगेंगे तो नीला पीला योजक चिन्ह के साथ लिखेंगे। यहाँ द्वंद्व समास ये नहीं है, ये दोनों पद विशेषण है, ठीक है। और यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास होगा, ना कि द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए काला पानी, काला पानी, काला भी क्या है, गुण को रंग को दर्शा रहा है, तो काला है जो पानी, पानी संज्ञा है, तो इस कंडीशन में ये कर्मधारय हो जाएगा। सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, सज्जन, तो सज्जन पुरुष हम संत को भी कहते हैं। यहाँ पर भी विग्रह के अनुसार हम दो पक्ष में या दो समास में विग्रह कर सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर क्या है, सत्य है जो जन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सत्यजन, सज्जन। सज्जन किसको कहते हैं, संत को कहते हैं। तो विशेष पद में यदि हम बनाएंगे तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए अब देखिए श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, यहाँ पर जो आया है बीच में, किसकी सुंदरता, श्याम की सुंदरता, श्याम जो सुंदर है, तो इसका विग्रह हम ऐसे कर सकते हैं, श्याम जो सुंदर है। अब चलिए घनश्याम, घन मतलब बादल, घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान
अब यहां से देखिए, इस चीज पर गौर कीजिए। यहां से ऊपर के उदाहरण जो थे, इससे ऊपर के मतलब यहां से ये हम विशेषण और विशेष पर आधारित उदाहरण को लिए थे। अब यहाँ चलिए इनका उपमा और उपमान उपमेय का जो चर्चा किए थे परिभाषा में, उससे संबंधित कुछ उदाहरण को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ है, चलिए। घन श्याम, घन के समान श्याम। हमने उपमान की परिभाषा में क्या बताया, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाए। तो यहाँ देखिए, गौर कीजिए, घन श्याम, यहाँ पर किसकी, किस से, दो पद, उत्तर पद, पूर्व पद, किसकी, किस से। किसकी का मतलब कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु। तो यहाँ श्याम क्या है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है। तो इसकी उपमा किससे दी जा रही है, घन से, बादल से नहीं। तो इसीलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये पद जो होगा, उत्तर पद जो होगा, ये हो जाएगा उपमेय, अर्थात जिसकी उपमा दी गई हो या दी जाती है, और जिससे दी जाती है वो हो जाएगा उपमान। समझ गए? इसीलिए ये कहा गया है श्याम किसके समान, घन के श्याम, अर्थात घन के समान श्याम। क्लियर? इसी प्रकार से ये भी कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कुसुम मतलब फूल, फूल के समान कोमल बताया गया है किसी को। तो इसमें भी वही बात है, ये संज्ञा ये संज्ञा भी कह सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर संज्ञा ना कहें तो उचित है, क्योंकि यहाँ पर ये कुसुम कोमल उपमान और उपमेय को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा उपमेय, इसकी उपमा दी गई है, और ये भी हो जाएगा क्या, उपमान, इससे दी गई। इसीलिए क्या हो जाएगा, कुसुम के समान कोमल, चरण कमल। इसी तरह से ये दोनों उदाहरण जो समझे, चरण कमल के समान, चरण किसके समान, कमल के समान। यहां पर भी वही बात है। देखिए, कर्म धारा के कुछ और विशेष गुण जो है, उनके आधार पर भी हमें इसका विग्रह मिलता है। तो उनके भी कुछ रूपक वगैरह, इनके आधार पर भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने विद्याधन को देखा, क्या कहते हैं, उपमित, ये सब का देखा। तो अब देखिए, चरण कमल, चरण कमल के समान, विद्याधन, विद्या रूपी धन, ये रूपक अलंकार के अनुसार इनका जो है भाग, उसके अनुसार ये उदाहरण है। इनको ज्यादा न जानने की अपेक्षाकृत हम बस इतना जाने कि ये सारे शब्द जो आते हैं, रूपी के समान, जो है जो, ये सारे शब्द का को देखने को मिलेगा कर्मधारय समास के विग्रह में। तो विद्या रूपी धन, धन कैसा, विद्या रूपी, ना कि वो इकट्ठा वाली धन, रुपयों पैसे वाली धन, विद्या रूपी धन, इसीलिए क्या हो गया ये विद्याधन। ठीक, अब चलिए यहाँ मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यहाँ पर मुख ही है चंद्र के समान, मुख रूपी मतलब उसका मुख जो है चंद्र के समान है, मुख रूपी चंद्र। विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न जो लोग अर्जित करते हैं, पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। इस प्रकार से ये सारे के सारे उदाहरण किनके हैं, कर्मधारय समास के। क्लियर? तो ये नोट लिख लिए होंगे। इस समास के विग्रह में ये एक कहिए टैग वर्ड कहिए इस समास से संबंधित, या पहचानने का एक कहिए ट्रिक कहिए, ये है कि इस समास के विग्रह में के समान, के रूपी, जैसा, जैसा भी, जैसे यहाँ हम लगा सकते हैं मुख चंद्र जैसा, नहीं, मुख चंद्र जैसा। हाँ, जो है शब्द देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं सारी उदाहरण में, है जो है, जो है, ऐसे रूपी भी है। नहीं तो लिख लीजिए सारे के सारे नोट्स वगैरह को भी। तो इसके साथ अभी जो हमने कर्मधारय समास पर पूरा अपना उदाहरण सहित बताई, तो इससे संबंधित सारे जो डॉट हैं क्लियर हो जाना चाहिए। यदि ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम जितना मतलब आज तक पिछले वीडियो सहित जो हमने समास पर चर्चा की, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आज हम जरूर देंगे, और इसका जवाब आप कमेंट कर भेजिएगा। ठीक, तो और हम उसका सॉल्व कर देंगे।
तो आप इसको पहले लिखिए जल्दी जल्दी। हाँ, तो लिखिए ये चारों क्वेश्चन, और ये आप लोगों को होमवर्क रहा। कल या आज देखने के बाद इसका जवाब जरूर भेजें। तो ये चारों क्वेश्चन अभी तक में जो समास पढ़ाई गई है उसी पर आधारित है। आप हड़बड़ाएं नहीं, इत्मीनान से देखें, समझें और फिर उसका आंसर टिक करें। तो बस आज यहीं तक, फिर कल अगले समास के साथ मिलेंगे, अगले द्विगु समास को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर सारी उदाहरण के साथ उसको भी प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा। पढ़ते रहें, समझते रहें और कोविड-19 से बचने का कोशिश करते रहें। धन्यवाद।